सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका स्वागत है। आज चर्चा का हमारा विषय है किसान आंदोलन, हट या हक की लड़ाई। दरअसल आज का हमारा यह कार्यक्रम थोड़े अलग स्वरूप में है। किसान आंदोलन के संदर्भ में आज 12वें दौर की बैठक हुई। कुछ लोग 11वें दौर की बैठक भी इसे इसलिए कहते हैं कि जब पहली बैठक के लिए किसान पहुंचे थे तो वहां बात करने के लिए सरकार की तरफ से सचिव स्तर के अधिकारी मौजूद थे, कोई मंत्री नहीं था। किसानों ने उस बैठक का बहिष्कार कर दिया, इसलिए आप इसे 11वें दौर की बैठक भी समझ सकते हैं या सरकार के प्रयासों के तहत 12वें दौर की बैठक। लेकिन जो हश्र पहले की 11 बैठकों का हुआ था वही आज की बैठक का भी हुआ, अर्थात ढाक के 3 पात। बात जहां थी वहीं के वहीं अटकी रह गई और यह अंदेशा हमने कल के कार्यक्रम में ही जता दिया था, जब यह जानकारी प्राप्त हुई थी कि किसान संघर्ष मोर्चे ने सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। किसान संगठन का एक बड़ा चेहरा राकेश टिकैत कल हमारे साथ में थे, नरेश टिकैत, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर खारिज कर दिया था कि हम ये कानून के स्थगन विस्थगन के मामले में फंसने वाले नहीं है, हमें तो कानूनों की वापसी ही चाहिए। आज जब बैठक हुई तो उस बैठक में भी मामला वहीं के वहीं अटक गया। कृषि मंत्री का भी धैर्य आज छूटता हुआ दिखाई दिया। नरेंद्र सिंह तोमर जो देश के कृषि मंत्री उन्हें बड़ा धैर्यवान नेता माना जाता है। 11 बैठकों में देश उनके धैर्य को देख रहा है, लेकिन आज की बैठक के दौरान उन्हें कई बिंदुओं पर नाराजगी थी। सबसे पहली नाराजगी तो उनकी इसी संदर्भ में थी, जब आज की बैठक प्रस्तावित थी तो किसान संगठनों ने कल ही अपने फैसले को सार्वजनिक क्यों किया। इसके अलावा उनका यह भी कहना था कि हमारे पास इससे बेहतर देने के लिए प्रस्ताव नहीं है। हम कई मुद्दों पर आपके साथ चलने की कोशिश कर चुके, कई मुद्दों पर आपके अनुसार कानून में संशोधन करने के लिए तैयार हुए और यहां तक तैयार हुए कि इसको साल 1.5 साल के लिए स्थगित कर देते हैं, और ज्यादा चाहिए तो 2 साल तक के लिए स्थगित कर देते हैं, लेकिन अब इससे ज्यादा कुछ कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है। आप हमारे संदर्भ में विचार करें। पर किसान संगठन जो दिल्ली की तरफ रुख ही इस मांग को लेकर किए थे, ये तीनों कानून हमें वापस कराने हैं और एमएसपी के संदर्भ में नया कानून बनवाना है, तो किसान संगठनों ने अपनी उस मांग से टस से मस होने की जहमत नहीं उठाई। अब इस मुद्दे पर देश बंटता हुआ दिखाई दे रहा है। एक वर्ग यह सोचता है कि जब कभी बातचीत होती है, सुलह सफाई की कोशिश होती है, तो दोनों ही पक्षों को अपने रुख में थोड़ी नरमी लानी चाहिए, तभी बात बनती है। सरकार जो चीख चीख कर चिल्ला रही थी कि इससे बेहतर कानून हो नहीं सकते, किसानों की जिंदगी में इससे बेहतर बदलाव लाने के लिए जो प्रयास हमने किया है और कुछ हो नहीं सकता, वो सरकार पिछले 1.5-2 महीने की कवायद के दौरान अपने इस स्टैंड से काफी पीछे हटती हुई दिखाई दी। 22 पन्नों का पत्र भेजा जिसके अंतर्गत तमाम सुधारों के लिए सरकार सहमत हुई, कानून के संशोधन के संदर्भ में सहमत हुई। बाद में सरकार इस रवैये के साथ में आई कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो वो मान लेंगे, उस पर भी बात नहीं बनी। तो थक हार कर सरकार ने यहां तक कह दिया कि हम साल 1.5 साल के लिए कानून स्थगित कर देते हैं। लेकिन जानने में दिलचस्पी हमारी यह होनी चाहिए कि जो सरकार पहले इसे किसानों का आंदोलन मानने से इंकार कर रही थी, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी और सरकार से जुड़े लोग ये कहते थे कि ये किसानों का आंदोलन है ही नहीं, कुछ आड़तियों के द्वारा इस मामले को भुनाया गया है। फिर कहा गया कि ये केवल पंजाब के संदर्भ में आंदोलन है, फिर माना कि पंजाब और हरियाणा का आयोजन है। अब माना जा रहा है कि कुछ पश्चिम उत्तर प्रदेश के भी किसान इससे जुड़ रहे हैं। लेकिन हालात बता रहे हैं कि जैसे जैसे समय गुजर रहा है, इस आंदोलन की देश के अंदर स्वीकार्यता कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है और यही सरकार के लिए चिंता का सबब है। लेकिन किसान संगठन भी क्या इसी एहसास के साथ में है कि दबाव बढ़ रहा है, तो इस दबाव को बरकरार रखा जाए और सरकार को हर हाल अपने मसले पर राजी कर लिया जाए कि वो इन कानूनों को वापस ले। आज हम इसके संदर्भ में बात करेंगे, लेकिन आज हमारे साथ ना इसके संदर्भ में भाजपा होगी, ना हमारे साथ कांग्रेस होगी, ना सत्ता पक्ष होगा, ना विपक्ष होगा, ना ही हमारे साथ में कोई किसान नेता होगा। आज जब पूरा देश असमंजस की स्थिति में है, तो इस समय पर 3 लोकतंत्र के स्तंभ, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका अपनी अपनी भूमिका निभाते हुए दिख रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि चौथा स्तंभ समझे जाने वाला अर्थात पत्रकारिता, वो भी अपनी भूमिका को स्पष्ट करे। देश के 4 स्वनामधन्य संपादक हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं, जिनके माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि किसान आंदोलन की सच्चाई क्या है, किस और यह जा रहा है और इसको किस नजरिए से देश को जानना, समझना और बूझना चाहिए। लेकिन उन 4 संपादकों से आपका परिचय कराएं और इस चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र इस देश के एक बड़े ही तेज तर्रार नेता का दिया हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल उनका नाम था। वो किस पद पर थे ये महत्वपूर्ण नहीं, उनका नाम महत्वपूर्ण है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह कहा था कि दूसरों की मेहरबानी से जो कुछ मिल जाए उसे लेकर जीने की इच्छा की अपेक्षा अपने हक के लिए मर मिटना मैं ज्यादा पसंद करता हूं। अर्थात बात हक की है। अब समझने की बात यही है कि किसान संगठनों के रूप में जो बातें कही जा रही हैं, करी जा रही हैं, वो बात हक की है या हट की, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। चार खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ श्रवण गर्ग जी हैं, दैनिक भास्कर, नई दुनिया समूह के अनगिनत वर्षों तक प्रधान संपादक रहे, तमाम मसलों पर हमारी चर्चा का हिस्सा रहते हैं। वह एक बार फिर हमारे साथ में है। हमारे साथ में प्रदीप सिंह जी हैं, जनसत्ता के संपादक रहे हैं, एक अलग आवाज अपने तरीके से इस आंदोलन के संदर्भ में देश में रखते आ रहे हैं, वह भी हमारे साथ चर्चा में मौजूद है। हमारे साथ टीवी की दुनिया का एक बड़ा चेहरा एनके सिंह साहब भी चर्चा के लिए मौजूद हैं। ईटीवी के कई वर्षों तक संपादक रहे, तमाम पदों पर रहे, वह भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। और हमारे साथ में थोड़ी देर में वेद प्रताप वैदिक जी होंगे। वेद प्रताप वैदिक जी इस देश की समाचार एजेंसी भाषा के संस्थापक संपादक रहे हैं। हर विषय के संदर्भ में उनकी विशेषज्ञता का लोग लोहा मानते हैं, तो वह भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। लेकिन आप सबके साथ चर्चा के सिलसिले को शुरू करें उससे पहले जरूरी हो जाता है कि आज जो बैठक हुई, उस बैठक के संदर्भ में किसान नेता और देश के कृषि मंत्री क्या कुछ कहें, उसे एक बार हम लोग सुन लें और फिर चर्चा के सिलसिले को शुरू करें। तो एक बार सुनिए राकेश टिकैत और नरेंद्र सिंह तोमर क्या कह रहे हैं। रामायण का पार्ट खत्म हो गया, वो तो लास्ट था। हाँ, पार्ट था रामायण का और लास्ट के 3 पन्ने बच रहे थे, वो पढ़ दिया, खत्म हो गया। 20 मिनट का खेल था। आंदोलन के दौरान लगातार यह कोशिश हुई कि जनता के बीच में और किसानों के बीच में गलतफहमियां फैलें और उन गलतफहमियों का फायदा उठाकर कुछ ऐसे लोग जो हर अच्छे काम का विरोध करने के आदी हो चुके हैं, वो किसानों के कंधे का इस्तेमाल अपने राजनीतिक हितों के लिए कर सकें। इस आधार पर यह परिस्थिति बनी, लेकिन भारत सरकार ने हमेशा किसानों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया। लेकिन जब आंदोलन की पवित्रता नष्ट हो जाती है तो निर्णय नहीं होता। और मुझे लगता है कि वार्ता के दौर में मर्यादाओं का तो पालन हुआ, लेकिन किसान के हक में वार्ता का मार्ग प्रशस्त हो, इस भाव का सर्वदा अभाव था। इसलिए वार्ता निर्णय तक नहीं पहुंच सकी। तो बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी देश के कृषि मंत्री कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि इस आंदोलन में पवित्रता का अभाव रहा। मर्यादा बातचीत में रही पर आंदोलन में पवित्रता नहीं रही। राकेश टिकैत ने कहा रामायण का पाठ था, 3 पन्ने पढ़ दिए, कुल 20 मिनट का खेल रहा। किसान संगठन आज 4 घंटे तक रहे, लेकिन संवाद कुल 18 मिनट चला। इससे स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि अब बातचीत कुछ अलग ही दौर में पहुंच गई, उस दौर में जिसमें दोनों पक्षों के पास में अब कहने और सुनने दोनों के लिए कुछ नहीं रहा। तो ऐसे में हम बात कर रहे हैं कि इस आंदोलन को हक के संदर्भ में समझा जाए या हट के संदर्भ में। हमारे साथ में प्रदीप सिंह जी हैं। प्रदीप सिंह जी का नजरिया समय समय पर समाचार पत्रों के माध्यम से हमें जाहिर होता रहा है। उनका नजरिया है कि कहीं ना कहीं ये हक नहीं हट की तरफ जा रहा है। प्रदीप सिंह जी से सुनते हैं कि इस किसान आंदोलन के संदर्भ में वो क्या नजरिया रखते हैं। देखिए हिमांशु जी, मेरा बड़ा सीधा सा मानना है कि ये देश संविधान से चलेगा या सड़क से चलेगा जी, भीड़ तंत्र से चलेगा या जनतंत्र से चलेगा। जनतांत्रिक जो हमारा संविधान है उसमें इस तरह की सरकार के बनाए किसी कानून, देखिए कानून बनाने का हक संसद को है। सरकार के संसद द्वारा पास किए गए कानून को संविधान की कसौटी पर कसने का काम सुप्रीम कोर्ट का है जी। सुप्रीम कोर्ट अगर ये मानता है कि ये कोई भी कानून, ये 3 कानून नहीं कोई भी कानून अगर संविधान के जो प्राविधान है उनके अनुसार नहीं है, उसकी कसौटी पर खरा नहीं उतरता है, तो वो उसे रद्द कर सकता है। तीसरा तरीका ये है अपनी बात मनवाने का
जनतंत्र में कि आप अगर इन दोनों बातों से संतुष्ट न हो, सरकार की बातचीत से संतुष्ट नहीं है, इस कानून से संतुष्ट नहीं है, सरकार जो प्रस्ताव दे रही है उससे संतुष्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जो कर रहा है उससे भी संतुष्ट नहीं है, तो फिर चुनाव के समय वोट देकर इस सरकार को हटा दीजिए। बाकी और कोई तरीका जनतंत्र में नहीं है। दूसरी बात जी, कोई भी समस्या हो जब उसमें बातचीत शुरू होती है तो कोई एक पक्ष मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लेकर नहीं चल सकता कि हमको सब चाहिए, हम कुछ नहीं देंगे। ये जो है रवैया, सरकार इन कानूनों में किसानों की जो भी समस्या है, जो एतराज है, उनमें संशोधन करने के लिए तैयार है, बदलाव करने के लिए तैयार है। इसको 1.5-2 साल स्थगित करने का भी प्रस्ताव दिया है, उसके लिए भी तैयार है। तो अब ये आज की बातचीत जहां खत्म हुई है, जो कृषि मंत्री ने बात कही है कि भाई हमारा ये मैक्सिमम प्रस्ताव था, अब आप बताइए, तो ये किसानों को तय करना। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो एमएसपी की व्यवस्था है, ये जो आंदोलन है, जो लोग एमएसपी की व्यवस्था का सबसे ज्यादा फायदा उठाते रहे हैं 1965 से आज तक, उन्हीं का आंदोलन है ये। और ये एमएसपी की व्यवस्था शुरू हुई थी जब एलके झा कमेटी बनाई गई थी जी। उसकी जो रिकमेंडेशन थी, उसमें एलके झा ने कहा था कि अगर खाद्यान्न की कमी हो किसी देश में तो उसमें एमएसपी की व्यवस्था वरदान की तरह है, लेकिन जो देश फूड ग्रेन सरप्लस हो जाए वहां एमएसपी की व्यवस्था जो है वो अभिशाप की तरह है। तो ये जो स्थिति है, इसमें किसानों को ये सोचना पड़ेगा कि क्या जिस तरह की व्यवस्था चल रही है उसी में उनका हित है या इसमें बदलाव होना चाहिए, कृषि में डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। हम गेहूं धान पैदा करते जा रहे हैं, 6.5 लाख करोड़ रुपए का जो है वो अनाज एफसीआई के गोदामों में पड़ा है, जिसमें से 1/4 से ज्यादा जो है सड़ जाता है जी। तो सवाल यह है कि हम इसको पैदा करके क्या करेंगे। आज हम जो 1970 रुपए की एमएसपी दे रहे हैं, 1400 रुपए में हमारे पोर्ट पर विदेश से गेहूं आ सकता है। तो वो अगर मान लीजिए कि एमएसपी को कल को जो है सरकार मान ले इनकी बात और कानूनी रूप से जो है उसको अमली जामा पहना दे, तो फिर जो निजी व्यापारी है वो एमएसपी पर खरीदने की बजाय यहां से इंपोर्ट करेगा। प्रदीप, आपने कई सारे विषयों को एक साथ स्पर्श कर दिया है, लेकिन इन सारे विषयों से जुड़े हुए कुछ सवाल मेरे पास हैं। आपने संसद की महत्ता के संदर्भ में हमारे को बताया, संसद से कोई कानून अगर पारित है तो उसकी जायज या नाजायज होने के संदर्भ में समीक्षा कोर्ट करेगा। आपसे जानना चाहता हूं, इस कानून के पारित होने को लेकर सवाल है, संसद में कानून पारित हुआ, अच्छी बात, पर लोगों के जहन में सवाल है कि कैसे हुआ। जब संसद के अंदर राज्यसभा में बहस के दौरान वहां पर मौजूद सदस्य इसमें मत विभाजन की मांग कर रहे थे, तब ध्वनि मत से इसे पारित जता दिया। ऐसे कानून के संदर्भ में क्या देश के किसानों को या देश की जनता को मानना चाहिए कि संसद से यह कानून वाकई पारित हुआ? कोर्ट के संदर्भ में यह बार बार कहा जा रहा है कि कोर्ट संवैधानिक आधार पर इस कानून की समीक्षा कर सकता है, उसमें फैसला ले सकता है, पर कोर्ट को यह अधिकार नहीं है कि वो इसे स्थगित कर सके। पर कोर्ट ने 2 महीने के लिए स्थगित कर दिया। क्या ये दोनों जो व्यवस्थाएं हुई हैं, बतौर पत्रकार प्रदीप सिंह इसकी हिमायत करते हैं? प्रदीप सिंह जी को लगता है कि ये देश जिस संविधान का आप हवाला दे रहे हैं उसके अनुरूप संचालित होते हुए ही काम किया जा रहा है, या इससे इतर भी आप कुछ देख पा रहे हैं? देखिए, इस तरह की जो राज्यसभा की आप बात कर रहे हैं, एक नहीं बहुत से कानून इस तरह से पास हुए हैं जी। तो वो एक तकनीकी विषय है, लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है कि ये कानून संसद में ठीक ढंग से पारित नहीं हुआ, जो संविधान की मर्यादा है उसका पालन नहीं हुआ, संविधान के जो प्रावधान है उनके मुताबिक नहीं हुआ, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कि इस कानून को इस आधार पर आप रद्द कर दीजिए कि ये ठीक से पास नहीं हुआ। दूसरा सवाल जो आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की बात की, मैं भी ये मानता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर ये कदम उठाया है और पिछली सुनवाई में ये कहा भी चीफ जस्टिस ने कि हमने जो है बहुत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर ये कदम उठाया कि किसान बातचीत के लिए आ जाएं, इससे सहमत हो जाएं, लेकिन वो इसके लिए भी तैयार हैं, उनको इसका तो कुछ मान रखना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट कानून को संविधान के आधार पर
रद्द कर सकता है, स्थगित नहीं कर सकता। अब मैं श्रवण जी आपके पास में आता हूं। मेरे आपसे जानने के लिए दो सवाल हैं। एक तो ये कि बड़ी आसानी से ये कह दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि हमने अधिकार से बाहर जाकर इस काम को किया। सुप्रीम कोर्ट के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए मैं आपसे बतौर पत्रकार जानने में दिलचस्पी लेता हूं, अधिकांश मामलों में लोगों को इसके आधार पर दोषी ठहराया जाता है अदालतों में कि ये कार्य आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं था और आपने इस काम को किया, इसलिए आप दोषी हो और इसके लिए आपको सजा मिलेगी। आप टिप्पणी करना चाहें और न करना चाहें ये आपकी मर्जी पर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद ही कह रहा है कि हमने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया है। इसके संदर्भ में अब देश की व्यवस्था क्या बोलती है, ये जानने का विषय। और दूसरा, प्रदीप सिंह जी इस राय के हिमायती हैं कि देश संविधान से चलेगा या सड़क से चलेगा, तो संविधान से ही चलना चाहिए। इस हिमायत के साथ प्रदीप सिंह जी हमारे साथ में, तो क्या श्रवण गर्ग जी भी इसी राय से इत्तेफाक रखते हैं कि जब एक संविधान बन गया, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बन गई, संसद बन गई, न्यायपालिका बन गई, कार्यपालिका बन गई, तो अब ये सड़क पर आंदोलन का कोई चक्कर छोड़िए, जो कुछ भी हो रहा है इस प्रक्रिया के तहत चलिए, और नहीं तो 5 साल इंतजार कीजिए। भले ही राम मनोहर लोहिया ये कह गए हों कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। इस रोशनी में आपकी टिप्पणी। देखिए, आपने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं, मैं अब कहां से शुरू करूं। प्रदीप सिंह जी का जो कुल मिलाकर जोर है वो ये कि किसान सड़क के जरिए अपनी बात मनवाना चाहते हैं जी। किसान बिल्कुल नहीं चाहते हैं सड़क के जरिए अपनी बात मनवाना। ये मामला संवैधानिक है जी। और संवैधानिक इस मामले में है कि आप इसको, सरकार के सामने 2 ही विकल्प हैं, या तो वापस ले ले, समाप्त कर दे, या संसद की किसी समिति को सौंप दे, या सरकार स्वयं सुप्रीम कोर्ट से कहे कि भाई इसकी संवैधानिक पात्रता, वैधता के बारे में आप व्याख्या कीजिए। सरकार जो कह रही है कि हम 2 साल के लिए, 2.5 साल के लिए, 1.5 साल के लिए इसको स्थगित करना चाहते हैं। सरकार अगर संविधान में यकीन करती है या संसद में यकीन करती है, प्रदीप सिंह जी ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि किस तरह से इसको पारित किया गया। उन्होंने यही कहा कि ऐसा बहुत सारे मामलों में हो चुका है जी। तो बहुत सारे मामलों में तो बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं। हम देश में प्रजातंत्र को चाहते हैं कि नहीं, ये भी फिर एक सवाल बनता है। हम जबरदस्ती चाहते हैं किसान हमारी बात मान लें। अब मैं देख रहा था कि तोमर साहब किस तरह से नाराज हो रहे हैं जी। तो तोमर साहब की नाराजगी का हम क्या करें? उनकी नाराजगी अपनी जगह है। आप बताइए कि दुनिया के किस देश में 50 दिन से 55 दिन से 2 महीने होने आए जी, लाखों किसान बैठे हुए हैं सड़कों पर, और सरकार की जिद है कि हम इसको वापस नहीं लेंगे। और जो प्रदीप सिंह जी ने तर्क दिया वही सरकार का तर्क है। मतलब प्रदीप सिंह जी जो बात कह रहे हैं वो सरकार की बात कर रहे हैं, और वो इन कानूनों के पक्ष में वही तर्क है कि हमको गेहूं नहीं चाहिए, हमें चावल नहीं चाहिए, हमारे गोदाम भरे पड़े हैं और हमको जो चाहिए वो आपको पैदा करना पड़ेगा, और हम जैसे चाहेंगे वैसे करना पड़ेगा। और अगर आप पैदा नहीं कर पाएंगे, मान लीजिए कि हम आपसे कह रहे हैं कि आपके पास 2 एकड़ से कम जमीन है या 2 हेक्टेयर से कम है, और हम आपसे कह रहे हैं कि दाल पैदा कीजिए जी, और आपकी सामर्थ्य नहीं है, तो वो जमीन आप अपने कॉन्ट्रैक्ट पर दे दीजिए, और वो फिर हम कॉन्ट्रैक्ट पर ले लेंगे और आपको कोर्ट में भी नहीं जाने देंगे, और आपको कहां बेचना है आप बेचिए। तो मेरे पास तो मंडी तक पैदल जाने के भी पैसे नहीं है, आप कह रहे हैं कि उसको कहीं भी ले जाके बेच दीजिए। प्रदीप सिंह जी ने एक बात और कही कि 1400 रुपए में पोर्ट पर आ सकता है और हमको 1900 रुपए का एमएसपी देना पड़ रहा है। देश का पूरा झंझट ही ये है। देश की पूरी जो अर्थनीति है वो यही है जी। मेरा निवेदन यह है कि 1400 रुपए में आपको गेहूं मिल रहा है तो आप खोल दीजिए अपने सारे बाजार विदेशी माल के लिए। चीन आपको पूरी तरह से उपकृत कर देगा, आपकी पूरी इंडस्ट्रीज को खा जाएगा,
आपको कुछ नहीं करना है, आपको चीनी माल पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाना है। जी। आप आज सोयाबीन के तेल पर, पाम ऑयल पर और तमाम चीजों पर ड्यूटी कम कर रहे हैं और आपका किसान मर रहा है। तो सवाल यह है कि आप दलहनों का उत्पादन अपने देश में नहीं होने दे रहे हैं, आप बाहर से आयात कर रहे हैं। ऑयल सीड फंड को आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं यहां दालों की उपज बढ़ाने के लिए। तो मैं मतलब प्रदीप सिंह जी के विचार हैं अपनी जगह और उस पर मैं कोई बहस तो चाहता भी नहीं हूं करना जी। मैं केवल ये जानता हूं कि प्रजातंत्र में चीजों को करने का जो नजरिया होना चाहिए, आपने किसानों से तो बात नहीं की जी। कृषि अगर राज्यों का विषय है तो आपने राज्यों से भी बात नहीं की। अब किसी भी मामले पर संबंधित लोगों से बात ही नहीं करते हैं। जम्मू कश्मीर के मामले में आपने इतना बड़ा कदम उठाया, वहां के लोगों से बात नहीं की। नागरिकता कानून को लेकर जो लोग प्रभावित होने वाले हैं उनसे बात नहीं की। शाहीन बाग के मामले में आपने बात नहीं की, आपने कोर्ट की शरण ली, पुलिस के जरिए उनको हटाया। आपके सामने दिक्कत यह हो गई है कि किसान कह रहे हैं कि हम कोर्ट की बात भी नहीं मानेंगे जी। हम पुलिस अगर हमको हटाएगी तो हमको पुलिस की बात भी नहीं मानना है जी। हम सरकार की बात भी। देश में एक बड़ा संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है और वो संकट ये है कि एक लाखों लोग कह रहे हैं कि हम आपकी बात सुनने को ही तैयार नहीं है। अदालत की सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा किया जी कि अपने आप को विड्रॉ कर लिया और सरकार पर छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट अगर पुलिस को इजाजत दे देता कि इनको हटाइए आप, और किसान अगर कह देते कि हम नहीं हटेंगे, आपको जो करना हो कर लीजिए, तो आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट की इससे बड़ी अवमानना क्या हो सकती थी कि देश उसकी बात को मानने को तैयार नहीं है। अगर देश में यह होने लगेगा कि लोग सुप्रीम कोर्ट की बात मानना बंद कर देंगे, पुलिस का डर खत्म हो जाएगा, तो आप उस राज्य की स्थिति की कल्पना कीजिए। ये जो बात कर रहे हैं, तोमर साहब बात कर रहे हैं, सरकार कर रही है, वो ये है कि जो डेमोक्रेटिक स्पेस है जी हमारे देश की, वो लगातार कम हो रही है और उसमें जो डायलॉग होना चाहिए वो डायलॉग हो ही नहीं रहा है, किसी से नहीं हो रहा है। आप विपक्ष से भी आपने बात नहीं की, विपक्षी दलों से बात नहीं की। आपने डीमोनेटाइजेशन लागू किया, वो भी ऐसे ही किया, जीएसटी लागू किया, वो भी ऐसे ही किया। आप सारे कदम जो हैं बगैर किसी बातचीत के कह रहे हैं और फिर कहते हैं कि आप करवा लीजिए, आपको करवाना हो तो सुप्रीम कोर्ट से करवा लीजिए। ये थोड़ा सा बहुत परेशान करने वाली बात है। ये बहुत परेशान करने वाली बात है। श्रवण जी का यह मानना है। कुल मिलाकर अगर हम अपने दो संपादकों की टिप्पणियों को लें तो प्रदीप सिंह जी को लगता है कि किसान ठीक नहीं कर रहे हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। श्रवण जी का मानना है कि सरकार कुछ ठीक करने के लिए तैयार ही नहीं है और देश को बड़ी अजीबोगरीब स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। इस रोशनी के बीच में एनके सिंह आपके पास मैं आ रहा हूं और जानना यह चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी को इस देश में माना जाता है कि उन्हें जनता की नब्ज सबसे बेहतर पता होती है। नरेंद्र मोदी की कुशलता के पिछले 2 दशक से लोग इसी बात के कायल हैं कि जनता क्या चाहती है उसे वो भांप लेते हैं और उसके अनुसार कदम उठा लेते हैं। इस बार मामला फंसता हुआ दिख रहा है। कहां फंस गए सरकार के नुमाइंदे कि किसान संगठन इस स्तर पर आए हुए हैं, सरकार झुकती 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 कमोबेश घुटनों तक आती दिख रही है, लेकिन शायद किसान संगठनों ने तय किया हुआ है कि उन्हें पैरों को, तलवों को ही छुड़वाना है। सरकार 2 साल तक के लिए कानून स्थगित करने तक की हामी भर रही है। उन कानूनों को जिसके संदर्भ में बढ़ चढ़कर दावे थे कि ये किसानों की जिंदगी की तकदीर बदल को 2 साल तक रोकने के लिए सरकार तैयार है। कहां चूक गई सरकार और अब सरकार क्यों अटक गई? हिमांशु, आज से 200 साल पहले की बात है। अमेरिका में जैक्सोनियन एरा का बहुत बड़ा खून था और संविधान अभी लागू हुआ था 20-25 साल पहले। 1779 में
जी जैक्सोनियन एरा बड़ा मशहूर था और कहा जाता था कि साहब अमेरिकन डेमोक्रेसी क्या डेमोक्रेसी बनाई है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। तो फ्रांस के बहुत बड़े राजनीति शास्त्री हैं टॉकविल को ये समझ में नहीं आया कि ये कैसी डेमोक्रेसी है। वो वहां पे गए जी और उन्होंने 3-4 साल रह के अध्ययन किया, लौट के आए तो एक किताब लिखी, टायरेनी ऑफ मेजॉरिटी, मेजॉरिटी का आतंक। मेजॉरिटी के आतंक से आप ह्यूमन वैल्यूज को नहीं खत्म कर सकते, फंडामेंटल रैशनल को नहीं खत्म कर सकते। जो लॉजिक दिया जा रहा है वो बड़ा वियर्ड है। ये सरकार को जो वोट दिया जाता है, ये साइकिल का ठेका चलाने के लिए नहीं दिया जाता कि 5 साल के लिए आप तुम जो भी रेट चाहो लो, साइकिल का ठेका तुम्हारा। जी ये नहीं होता है। हम एडवर्सेरियल डेमोक्रेसी में कन्फ्रंट करते हैं, इसीलिए अपोजिशन बना है, इसीलिए मीडिया बनाई गई है। हम सरकार को हर रोज पूछेंगे कि वादा किया था तुमने इलेक्शन में, ये गड्ढे क्यों पड़ गए सड़क में, जी ये रोज पूछते हैं। लिहाजा ये लॉजिक बड़ा वियर्ड है कि सब बताइए कानून बना है, सड़क पे आके आप विरोध कर रहे हैं। कानून तो संसद ने बनाया है, बहुमत से बनाया है। अरे भाई बहुमत साइकिल का ठेका थोड़ी दिया है तुम्हें। इसलिए पहला तो ये लॉजिक गलत है कि हमने संसद से कानून पास हुआ। दूसरा, मेरे दरोगा ने मुझे 2 लाठी मारी, जी मैंने शिकायत करने गए तो कहा कि आप कोर्ट चले जाइए, अगर दरोगा के खिलाफ शिकायत तो कोर्ट चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। अरे भाई तुमने कानून बनाया है, गलत कानून है, इट इज नॉट इन कॉन्सोनेंस विद माई परसेप्शन ऑफ डेवलपमेंट। इसलिए मैं कानून नहीं, मैं सड़क से विरोध होता है, दुनिया में होता है, प्रजातंत्र का ये सबसे बड़ा आभूषण है, तो हम उसको खारिज नहीं कर सकते। जी हाँ, अब ये एक पक्ष हुआ। अब थोड़ा विस्तार से इसे समझ ले कि क्यों सरकार की मजबूरी क्या है, ये दूसरा पक्ष हम बता रहे हैं। जी सरकार, ये बात बिल्कुल सही है कि टोटल प्राइमरी सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशरी, एग्रीकल्चर एंड एलाइड फंक्शन ये सब आते हैं, ये करीब 35 लाख करोड़ है, जिसमें अनाज केवल 17.5 लाख करोड़ का है। जाहिर है कि एमएसपी की अगर गारंटी दे देगी तो या तो व्यापारी खरीदे या सरकार खरीदे। कल जब वो बाजरा लेके 4 क्विंटल जाएगा, कहेगा हाँ भाई ये ले लो, तो सरकार अगर खरीद लेगी तो उसको करेगी क्या? क्योंकि हमारा प्रोडक्शन इस समय आज की जो स्थिति है, मैं ये दावे से कह सकता हूं करीब 220 मिलियन टन अनाज होने जा रहा है, जिसमें 120 मिलियन टन चावल अकेला होगा और लगभग 115 मिलियन टन गेहूं होगा। आप समझ सकते क्या करेंगे इस अनाज को, लेकिन लिहाजा सरकार नहीं ले सकती। 17 लाख करोड़ का चावल, भारत का बजट का जो रेवेन्यू इस समय है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स दोनों में, करीब 26 लाख करोड़ का होने जा रहा है। परसों अभी बजट आ रहा है, आप देख लीजिएगा, करीब 26 लाख करोड़ का ये टैक्स रेवेन्यू होता है। टोटल बजट आपका 30 लाख करोड़ का है। तो आप समझ सकते हैं कि 17 लाख का अनाज खरीद के वो करेगी क्या? ये सरकार की मजबूरी है। लेकिन अब फिर हम वापस आते हैं, एक चीज हो सकती थी, आपने इस कानून बनाने के पहले एफपीओ डेवलप किया होता। आज ये शक क्यों है, आज डिस्ट्रक्ट सरकार पे क्यों है? ये बात बिल्कुल सही है सरकार, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर पूंजी नहीं लगाएगा तो भारत में खेती संभव नहीं, और कम से कम जो लाभकर खेती होती है वो संभव नहीं। आप जानते हैं हमारा गेहूं इस समय 1600 रुपए का पड़ रहा है, लिहाजा उस किसान बेचारे को कुछ नहीं मिलता। उसमें आपको प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, जिसको इनपुट अपार्ट आउटपुट कहते हैं। आपका कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट हो, ये जैसे चीन है, चीन का इस समय पर हेक्टेयर इनपुट गेहूं का प्रोडक्शन करीब 55 क्विंटल है, भारत का अनफॉर्चुनेटली 32 क्विंटल है। आप बताइए क्या करें? लिहाजा आपको ये प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, जैसे पंजाब में बढ़ा है उस तरह आपको बढ़ानी पड़ेगी, प्रॉपर खेती वगैरह के तरीके लाके। मेरे ख्याल से मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, थैंक यू। तो अब मुश्किल ये है कि आपने खेती में इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं 70 साल से। आप ताज्जुब करेंगे, टोटल जो आपका रेशियो होता है एग्रीकल्चर में, मतलब अपराध किया है इन सत्ताधारियों ने, इन किसानों के साथ छला है इनको।
आप ताज्जुब करेंगे कि 42% ही सिंचित जमीन आज तक है 70 साल की डेमोक्रेसी में, सिर्फ 42% है। लिहाजा उस किसान को कॉस्ट नहीं आ रही है, वो क्या करे, एमएसपी मजबूरी है। अब एक चीज आपके व्यूअर्स के लिए और बता दें जी, क्यों ये मजबूरी है, क्यों एमएसपी मजबूरी है, पूरी दुनिया में क्यों दी जाती है। दो तरह के होते हैं सब्सिडीज, एक इनपुट सब्सिडी होता है, एक आउटपुट सब्सिडी होता है। भारत में दोनों दे के भी उतना नहीं जितना भी विदेशों में दिया जाता है। तो मैं 2 मिनट और लूंगा। आप जरा फर्ज कीजिए, आज सैमसंग को पता लगे कि साहब युवाओं का रोजगार चला गया है, लिहाजा ये बेचारे ये मोबाइल, कौन सा मोबाइल होता है, स्मार्टफोन खरीदने की हैसियत में नहीं है। एक मैसेज देके वो अपना प्रोडक्शन बंद कर देगा, रोक लेगा, उसका खर्चा बच जाएगा। और अगर ये पता लग गया कि भाई पैसा आ रहा है, सरकार ने ये मदद दी है और स्मार्टफोन बिकेंगे, अगले दिन वो डबल कर सकता है। एग्रीकल्चर का जब किसान ने जिस दिन बीज डाल दिया खेत में, उसके बाद वो इंद्र भगवान के भरोसे रहता है। पाला, ओला, पत्थर, सब वेगरीज ऑफ नेचर से बचते हुए जब वो आता है तो कहा जाता है कि साहब किसान का ये उत्पाद आया है, तो वो भी खराब है, अच्छा इसके ग्रेड्स होते हैं। लिहाजा ये प्रोडक्शन सिस्टम ही अलग है, इसको आप इंडस्ट्री से नहीं तुलना कर सकते। इंडस्ट्री में आप जब चाहे प्रोडक्शन रोक सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लिहाजा इसमें विली यू विल हैव टू, ये कंज्यूमर से लेके इनको देना था। सरकार ने क्या किया कि अपने ले लिया। मजबूरी यह है कि ये नहीं चाहते हैं कि प्राइस बढ़े, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की प्राइस बढ़ेगी तो पॉलिटिकली घाटा होगा। लिहाजा हर सरकार ने कोशिश किया कि इसके प्राइस को दबाए रहो, और प्राइस अगर दबा रहेगा तो महंगाई, कहा जाएगा देखा बेटा हमने महंगाई कैसे कम कर ली। इसलिए हमेशा किसानों को दबाया गया। कन्वर्सली बाकी इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस जो थे उनके प्राइसेस हमेशा बढ़ते रहे। इसलिए जो टर्म्स ऑफ ट्रेड होता है इसमें किसान मार खाता रहा। आप ताज्जुब करेंगे कि हर 37 के पिछले 30 साल से हर 37 मिनट पे एक किसान आत्महत्या कर रहा है। हर रोज 2052 किसान खेती छोड़ दे रहा है। इसके बाद भी हमें दर्द नहीं है, इसके बाद भी हम सरकार को देखते हैं कि सरकार ने अच्छा किया है, तब हमें लगता है कि अफसोस की चीज है। हमें गहराई से जाके किसान के संकट को समझना पड़ेगा। प्रतिदा, आपने मेरे सवाल के जवाब को कहीं ना कहीं छोड़ दिया। मेरा सवाल आपसे ये था कि नरेंद्र मोदी की कुशलता इस बात के संदर्भ में मानी जाती है कि जनता क्या जाती है उसे वो बड़ी आसानी से भांप लेते हैं। इतने बड़े स्तर पर किसान सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी टस से मस नहीं हो रहे हैं। कहां चूक रहे हैं सरकार चलाने वाले? इस पर आपकी कोई टिप्पणी आप करना चाहेंगे? हाँ, पूरी तरह से हिमांशु, तर्कशास्त्र में एक फैलसी होती है, हम किसी आदमी का प्रेजेंट मकाम कहाँ है, जिंदगी में वो क्या अचीवमेंट किया है, उससे मुतासिर होके हम कई चीजें उससे चप्पा कर देते हैं। नरेंद्र मोदी 2 बार से वोट पा रहे हैं, लिहाजा हमने ये मान लिया है कि वो अनफेलेबल है, वो इनफेलेबल है, वो गलती कर ही नहीं सकते। ये हमारे लॉजिक का, हमारे अपने मैच्योरिटी ऑफ परसेप्शन न होने की वजह से होता है। वो भी आदमी है, कोई भी आदमी 18 फुट का नहीं होता, सब 6 फीट के ही होते हैं। लिहाजा नरेंद्र मोदी को बहुत पब्लिक वो मालूम है और बाकी लोगों को नहीं मालूम। अगर यही रहता तो अमिताभ बच्चन भी इलेक्शन में जीत जाते हैं, और बाकी छोड़िए, सीवान में शहाबुद्दीन 6 बार जीत चुका है, जो बहुत बड़ा। इसलिए नरेंद्र मोदी एक अच्छा नेता है, बहुत समझदार है, और मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूं कि डेवलपमेंट की बहुत अच्छी जानकारी है। लेकिन अहंकार को आप क्या करेंगे? सत्ता में बैठने के बाद जो एक नैसर्गिक अहंकार आता है, जिसकी वजह से आप संसद में ठेकड़ी करके आप पास करा लेंगे। उस राज्यसभा का वो दिन याद करिए जो आपसे पहले क्वेश्चन पूछा था। शर्म आती है ऐसे प्रजातंत्र में कि आप राज्यसभा में वॉइस वोट से पास कराएं, जबकि चीख से कहा जा रहा है। 30 साल हम लोगों ने कवर किया है पार्लियामेंट, चीख से कहा जा रहा था, लॉबी डिवीजन की मांग हुई थी, लेकिन नहीं किया गया। इसके बाद भी हम कहते हैं कि वो बहुत अच्छा कानून है। एक कानून बनाने के पहले, बिकॉज यू आर गोइंग टू चेंज द हैबिट ऑफ मार्केटिंग ऑफ फार्मर, जो कि 3000 साल से चल रहा है, उसकी आदत को बदलना है तो आपको पहले कॉन्सेंसस डेवलप करना पड़ेगा।
आपने वो नहीं किया। तो सिंह साहब काफी नाराज हैं इस पूरे घटनाक्रम से। उनका मानना है एक तो नरेंद्र मोदी को लेके बहुत गफलत नहीं माली है, ऐसा नहीं है कि उनसे गलत नहीं हो सकता, और इस बार उनसे गलत हो गया है। कानूनों के संदर्भ में भी उनकी राय बहुत स्पष्ट है कि ये गलत तरीके से पारित हुए। वैदिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैदिक जी इस किसान आंदोलन के संदर्भ में मिश्रित राय रखते हुए आए हैं, उनसे जानने में दिलचस्पी इस बात को लेकर है वैदिक जी, जब सरकार को लग रहा है कि चूक तो हो गई है और अपनी चूक की भरपाई के लिए इतनी कोशिशें सरकार के द्वारा लगातार की जा रही हैं, तो फिर इसके बाद भी किसान संगठन मानने के लिए तैयार नहीं। इसको सीधे मैं अपने विषय के साथ जोड़ता हूं। अब इसे आप हट समझ रहे हैं या हक की लड़ाई समझ रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि एक सरकार के इकबाल को सीधे तौर पर दांव पर लगाया जा रहा है? एक सरकार जो किसान की बात सुनने के लिए तैयार, किसानों की बातों को समझकर संशोधनों के लिए तैयार, अब उसको बिल्कुल ही ये साबित कर देने पर उतारू है कि हम इतने लाख इकट्ठे हैं इसलिए तुम बात बदल दो। 135 करोड़ के देश में कुछ लाख इकट्ठे होकर अगर बात बदलवा देंगे तो देश चल जाएगा। आपने सवाल बहुत अच्छे ढंग से पेश किया। मैं तो पहले दिन से ही कह रहा हूं जी कि कोई का रास्ता निकालना चाहिए। जी सरकार ने ये कानून बनाते वक्त बहुत जल्दबाजी की, नासमझी भी की, और पता नहीं किसके कहने से, शायद जिन विशेषज्ञों को सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किया था उन लोगों के कहने से ये कानून बना दिया है। और ये पहला कानून नहीं है जी। ये 2500 काम इस सरकार ने किए हैं कि आनन फानन करती गई है, आगा पीछा विचार नहीं किया है, जिसमें नोटबंदी भी शामिल है, जीएसटी भी शामिल है, और जिसको मैं हमेशा कहा करता था ना जी कि सर्जिकल स्ट्राइक, जिसको सर्जिकल स्ट्राइक बोलते हैं, मैं उसको फर्जिकल स्ट्राइक बोलता था, फर्जी स्ट्राइक। जी ऐसे बहुत सारे काम सरकार ने कर दिए हैं। आप देखें कि एक जो संसदीय परंपरा में बहुत मामूली बात है, सिलेक्ट कमेटी के पास जाए, खुल के बहस हो, कुछ भी नहीं हुआ, कानून पास कर दिया, धड़ल्ले से हाथ उठाया और कानून पास कर दिया। तो जो किसानों की मांग है वो बिल्कुल वाजिब है, और मुझे इस बात की खुशी है कि चाहे ये लगभग दर्जन भर संवाद हो गए दोनों के बीच में, सरकार के मंत्री और किसानों के बीच में, और अब रास्ता मुझे दिखाई पड़ रहा है ये कि सरकार झुक गई है। सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि उससे गलती हो गई है, उसको सुधारने के लिए वो तैयार है। तो किसानों को भी थोड़ी दरियादिली दिखानी चाहिए, क्योंकि किसान अगर दरियादिली नहीं दिखाएंगे, अड़े रहेंगे, तो भाई सरकार है, सरकार को तो अहंकार होता ही है कि हमारे पास फौज है, हमारे पास पुलिस है, हमारे पास ताकत है, हम क्या ये कर देंगे वो कर देंगे। क्यों झगड़ा मोल लेना? यानी अपना गणतंत्र दिवस है, उसको गणतंत्र दिवस क्यों बनाना? गन बंदूकें चले दोनों तरफ से, किसान चुप बैठने वाले तो है नहीं, और ये कोई नेताओं की तरह, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की तरह दब्बू भी नहीं है। जिस बात उन्होंने धार लिया ये करके रहेंगे। तो मेरा कहना है कि सरकार ने अभी 1.5 साल का कहा है, मैं कहता हूँ 2 साल के लिए कह दे, 3 साल के लिए कह दे, और ये कहे कि भाई हम जो भी कमेटी बनाएंगे आपकी सलाह से बनाएंगे। अरे भाई किसान देशी हैं क्या? किसान कोई देश के दुश्मन है क्या? वो तो हमारे अन्नदाता हैं, देशभक्त हैं, वो लोग उतने ही देशभक्त हैं जितने कि आप अपने आप को दावा करते हैं। तो उनकी सहमति से एक कोई संयुक्त समिति बन जाए, वो समिति विचार कर ले, किसान इतने सुझाव दे दे कि ये कानून होते हुए भी नहीं होने के बराबर हो जाए। इतने सारे सुझाव हो सकते हैं और सरकार को उनको मानना चाहिए जो उचित सुझाव हैं। और मैंने तो इसके पहले 2 बातें और कही थी कि सरकार राज्यों को छूट दे दे। खेती मूलतः राज्यों का विषय है कि जो राज्य मानना चाहते हैं वो माने, जो नहीं मानना चाहते हैं नहीं माने। इसके अलावा समर्थन मूल्य अभी 23 चीजों पे है, 23 के बजाय 60 चीजों पे कर दे। केरल की सरकार ने किया कि नहीं? केरल की सरकार ने 16 सब्जियों पर समर्थन मूल्य घोषित कर दिया। अब उससे भी ज्यादा मूल्य पे सब्जियां वहां बिक रही हैं। तो किसानों का फायदा करना, उनको सब्सिडीज देना, उनकी मदद करना, ये भारत सरकार का प्रमुख काम है। सिर्फ पंजाब और हरियाणा के मालदार किसानों की सेवा करना उसका धर्म नहीं है। जो और 94% किसान है देश में, जो बेचारे भूखे मरते हैं, जो सबका पेट भरते हैं और खुद भूखे मरते हैं, उनके इलाज की व्यवस्था नहीं, उनकी शिक्षा की व्यवस्था नहीं, उनके रहने खाने पीने सोने की ठीक व्यवस्था नहीं, उनके लिए भी तो सोचना चाहिए। उनके लिए भी तो
सरकार को सोचना चाहिए। कुल मिलाए वैदिक जी को लगता है कि मध्य मार्ग निकले तो समाधान हो पाएगा। लेकिन इस पूरी बातचीत में 3 कानूनों पर तो हमने बात की। एमएसपी को लेकर एनके सिंह साहब भी ये कह रहे हैं कि एक देश जिसमें कुल बजट 30 लाख करोड़ का है, उसमें 17 लाख करोड़ एमएसपी पे कैसे खर्च कर सकते हैं। यही बात हमारे से प्रदीप सिंह जी भी कह रहे थे। ज्ञान है, तथ्य की बात है। लेकिन मैं एक बयान सुनवाता हूं इस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी का, और उस बयान की रोशनी में प्रदीप सिंह जी के पास जाना चाहता हूं। एक बार सुने कि क्या कुछ कहा था प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने। में गेहूं का मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक होगा, बगल के राज्य में दूसरा होगा। एक जगह पर चावल का एक रेट होगा, दूसरी जगह दूसरा होगा, और सब जगह में खरीदने वाली भारत सरकार। लेकिन किसान को सही दाम नहीं मिलते। क्यों? दाम तय करने की नीति निर्धारित नहीं होती। वो अफसरों की मनमर्जी पड़े और किसानों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए किसानों को लूटने का पाप सरकारें खुद करती आ रही है। भाइयों, मैं किसानों से ये सरकारों के दमन से मुक्ति दिलाना चाहता हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने हमारे घोषणा पत्र में कहा है कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये उसके लिए एक नियम तय होंगे, उसके पैरामीटर तय होंगे, उसके आधार पर तय होगा। और उसके लिए हमने कहा है किसान को जो इनपुट कॉस्ट आता है, पानी का खर्चा, मजदूरी का खर्चा, बिजली का खर्चा, बीज का खर्चा, खाद का खर्चा, दवाई का खर्चा, जितना भी उसकी लागत लगती है, उस लागत के ऊपर उसका 50% प्रॉफिट लिया जाएगा और उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खरीदा जाएगा। अब कोई किसान को लूट नहीं पाएगा, कोई अफसरशाही नहीं चलेगी, किसान को उचित दाम मिलेगा। ये तो इस देश के किसानों को ये आश्वासन नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से मिला था, उन नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से जिन पर 3 दशक के बाद इस देश की जनता ने स्पष्ट बहुमत के साथ भरोसा जताया था। प्रदीप सिंह जी, आपसे सवाल इस बात को लेकर है, ये किसान कानूनों के संदर्भ में जितने प्रावधान हैं ये तो चुनाव के दौरान नहीं बताए गए थे। ये नहीं बताया गया था कि एमएसपी के संदर्भ में स्वयं प्रधानमंत्री जी का बयान है कि किसानों को सरकार है जिस प्रकार से लूटती आई अब नहीं होगा। अब वही किसान कह रहे हैं एमएसपी की गारंटी दे दीजिए। 3 कानून बनाए हैं, 4था कानून एमएसपी के संदर्भ में बना दीजिए, तो हाथ पैर क्यों फूल रहे हैं? क्या कहेंगे प्रदीप सिंह जी आप? ज्ञान प्रधानमंत्री बनने के बाद आया, पहले नहीं था सरकारों को? पहले तो जो श्रवण गर्ग जी ने कहा वो मेरी बात का कोई तार्किक जवाब देने की बजाय चीन चले गए, जम्मू कश्मीर चले गए और जो है शाहीन बाग चले गए, बहुत जगह घूम के आए, उनको लगा कि बात नहीं बनी तो व्यक्तिगत आक्षेप पर भी आ गए। खैर ये उनकी सोच है, मुझे कोई एतराज नहीं है। जनतंत्र में सबको अपनी बात कहने का और विरोध में भी बात कहने का अधिकार है, मतभेद का भी अधिकार है। अब बात आपके सवाल की है। देखिए, एक स्थायी रोग है इस देश में राजनीति का कि नेता जब सत्ता में होता है तो कुछ और बोलता है, विपक्ष में होता है तो कुछ और बोलता है। आज अगर आप कांग्रेस के जो नेता हैं उनके जो 10 साल के की सरकार के कार्यकाल के बयान उठाकर देख लीजिए, कपिल सिब्बल का लोकसभा में भाषण उठाकर देख लीजिए, तो वो लगेगा कि ये बीजेपी का कोई नेता बोल रहा है आज का। तो ये बीमारी से कोई दल बचा हुआ नहीं है, एक बात। दूसरी बात जो है, वो जो गिनती करा रहे थे वो दरअसल स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट की बात कर रहे थे। उस रिपोर्ट को इस सरकार ने पिछली सरकार ने लागू नहीं किया, इस सरकार ने लागू करने की कोशिश की लेकिन पूरा लागू नहीं किया। देखिए, बात असल में कुल मिलाकर ये है कि सारी समस्या की जड़ जो मुझे समझ में आती है, मैं श्रवण जी जैसा समझदार नहीं हूं, जो मुझे समझ में आती है वो ये कि किसान की आमदनी बढ़नी चाहिए।
जी। किसान को उसकी जो उपज है उसका ज्यादा से ज्यादा दाम मिलना चाहिए। उसके बच्चे जो है उनकी पढ़ाई का, दवाई का, इसका खर्च आना चाहिए। उसका जीवन यापन जो है वो ठीक से हो, सम्मानजनक ढंग से हो। उसके लिए सरकार को देखिए, कोई भी सरकार हो, आज बीजेपी की है, कल किसी और पार्टी की हो सकती है, लेकिन सरकार की वित्तीय सीमाएं भी होती है। एक सीमा के बाद वो चाहे भी तो नहीं कर सकती। सवाल यही उठता है कि क्या सरकार के पास इतनी स्थिति है कि वो कर सकती है। जो एनके सिंह ने बात कही, वो मैं पहले से एमएसपी के बारे में वही बात मैं कहता रहा हूं, मैं उनकी बात से सहमत हूं जी। देखिए, एक कानूनी गारंटी मिली हुई है गन्ना किसानों का जी। आपको मालूम होगा कि वो दाम तय है जी, पर चीनी मिलें खरीदती हैं। हालत ये है कि इतना उत्पादन चीनी का हो गया है कि देश में बेचने की जगह नहीं है, एक्सपोर्ट कर नहीं सकते क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी उससे सस्ती है। तो 780 करोड़ की सब्सिडी दी है सरकार ने चीनी मिलों जी, कि तुम एक्सपोर्ट करो, पैसा आए तुम्हारे पास तो गन्ना किसानों को दो। तो बात वही है कि एमएसपी कंपलसरी तो आप कर सकते हैं, सरकार कर सकती है, और सरकार खरीदेगी उस पर, क्योंकि सरकार को जो है पीडीएस के लिए खरीदना है, उसको आर्मी और सुरक्षा बलों के लिए वितरण के लिए खरीदना है, मिड डे मील के लिए खरीदना है। मैं भी चाहूंगा प्रदीप जी आपको बीच में रोकने के लिए। मेरा आपसे एक सवाल है, जब सरकार की इतनी बाध्यताएं हैं, सरकार को सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा कि जो कुछ हम कहते थे वो तो कर नहीं सकते, तो आपको नहीं लगता है कि भाजपा के द्वारा चूक हो गई इस पूरे मसले पर? जब एमएसपी के संदर्भ में आप करने की स्थिति में नहीं थे, जो आपके वायदे थे, तो ये 3 कानूनों को लाकर आपने जबरिया छत्ते में हाथ क्यों दे दिया? आपको नहीं लगता कि गलती हो गई और अब उस गलती को समेट नहीं पा रहे हैं? एक सवाल। दूसरा, आपसे जानने में दिलचस्पी इस बात को लेकर भी है मेरी कि अब सरकार की साफ साफ फजीयत तो दिख रही है। 11 दौर की बातचीत में सरकार हर बार अपने स्टैंड से बदलती हुई दिख रही है। बार बार सरकार हम 2 संशोधन, 4 संशोधन, 6 मांगे, 8 मांगे मानने के लिए तैयार, और अब इस तक पे आ गए हैं कि 1.5 साल की जगह 2 साल तक कानून स्थगित करने के लिए तैयार। तो आपको नहीं लगता है कि अब समय आ गया है कि सरकार को सीधे मान लेना चाहिए कि यह कानून लागू करा पाना उसके बस की नहीं, वापस हो ले? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। आज जो कृषि मंत्री बोले हैं उससे तो नहीं लगता कि सरकार ने मान लिया कि उसके बस की नहीं है जी। उन्होंने तो बड़ा साफ साफ कह दिया है कि भाई कानून वापस लेने के अलावा जो भी प्रस्ताव हो आपका, उस पर विचार करने को तैयार। दूसरी बात, देखिए, इन कानूनों में आप 100 गलतियां निकाल सकते हैं जी। सरकार संशोधन के लिए तैयार है, उसको आप कमजोरी भी मान सकते हैं सरकार, लेकिन एक बात आपको नहीं भूलनी चाहिए कि भारतीय कृषि की अगर स्थिति सुधारनी है तो निजी निवेश के बिना नहीं होगा। तो प्राइवेट सेक्टर और प्रॉफिट, ये 2 शब्द हैं जिनको इस देश में गाली बना दिया गया है कि अगर जो प्रॉफिट कमाता है वो चोर होगा, तो प्राइवेट सेक्टर है तो वो चोरी बेईमानी से ही आगे बढ़ा होगा। तो प्रदीप जी एक अलग राय पर चले गए। प्रदीप जी का कहना यह है कि इन रिफॉर्म्स की देश को जरूरत है, और कुल मिलाकर किसान संगठन जो भी बात कह रहे हैं, पर अगर खेती की दशा को सुधारना है तो हमें आगे तो बढ़ना होगा। इस आगे बढ़ने के बीच में मैं श्रवण जी के पास एक बार फिर चलता हूं। श्रवण जी, आपसे समझने में इत्तेफाक रहता हूं। प्रदीप जी का तो मानना है कि सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, पर यह स्टैंड क्या टकराव को और नहीं बढ़ा देगा? और दूसरा आपसे सवाल यह है कि क्या वाकई सरकार इस मसले को समझने में चूक नहीं गई? पहले सरकार ने कहा यह तो कुछ आड़तियों के द्वारा उकसाई गई बात है और कुछ नहीं है। फिर सरकार ने कहा कि यह केवल पंजाब के लोगों की दिक्कत है, बाकी देश में कहीं दिक्कत नहीं। फिर माना कि हां, हरियाणा में भी कुछ दिक्कत है, बाकी और कहीं नहीं। अब कह रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। वक्त गुजर रहा है, सरकार की स्वीकारोक्ति बढ़ती जा रही है कि हां इसका विस्तार कुछ हो रहा है। आपको लगता नहीं कि और इंतजार करेंगे तो सरकार अपने लिए मुश्किलें और बढ़ा लेगी और देश एक टकराव को देखने के लिए विवश होगा? देखिए, मेरा केवल संक्षिप्त में आपकी अपनी बात कहता हूं जी। आपने शुरू किया था कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में यह माना जाता है कि उनकी देश पर नब्ज, उनका हाथ देश की नब्ज पर रहता है जी। वो नब्ज पर हाथ हर नेता का चुनाव के पहले रहता है, जब वो सत्ता के बाहर रहता है।
मोदी जी का हाथ इस समय खुद की नब्ज पर है और वो अपनी नब्ज को देश की नब्ज मान रहे हैं। वो हाथ लगा के यूं कहते हैं तो उनको लगता है सब ठीक चल रहा है, देश को ब्लड प्रेशर भी नहीं है, देश को सांस की बीमारी भी नहीं है, देश का हाजमा भी ठीक है, देश का न्यूट्रिशन भी ठीक है, सब ठीक है। कई बार नेता लोग जो है ना जी, अपनी स्थिति को देश की स्थिति मान लेते हैं और अपने विचार को देश का विचार मान लेते हैं। ये हालत ऐसी नहीं है। बहुत बढ़िया है, एनके सिंह ने भी बहुत बढ़िया कहा और प्रदीप सिंह जी ने भी बहुत बढ़िया कहा, मैं दोनों की बात से सहमत हूं जी। और वो बड़ा अच्छा स्टैंड है कि हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम एमएसपी को बर्दाश्त कर सकें। जी, मतलब हम पिछले 60 साल से 50 साल से जो एमएसपी दे रहे थे वही सबसे बड़ा गलत काम कर रहे थे। अब उसकी वसूली तो की नहीं जा सकती। सरकार को केवल एक घोषणा कीजिए कि न तो हमको एमएसपी देना है और न तीनों कानून वापस लेंगे, अब आपको जो करना हो वो कर लो। बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि एक मुद्दा यह भी है जो एनके सिंह जी ने आंकड़ा पेश किया कि 42% रकबा ही अभी खेती में है जी। अगर देश का रकबा 100% हो गया तो सरकार एमएसपी कब तक देती रहेगी? तो संकट ये है कि कोई ये पैसे एफडी में जमा करने का मामला नहीं है कि हम 2 साल के लिए एफडी में जमा कर दें तीनों कानूनों को जी, किसी बैंक में। या 1.5 साल के लिए कर दे, कितना ब्याज मिले नहीं मिले, ये वो मामला नहीं है। जी। और किसान भी इस चीज को समझता है कि जो छोटा किसान है, 80% जो छोटा किसान है वो समझता है कि वो जो चीजें पैदा कर सकता है वही कर पा रहा है। वो जो कैश क्रॉप्स हैं या दलहन हैं, तिलहन हैं, उसकी जो जमीन की जो उसका जो एरिया है उसके हिसाब से वो क्या पैदा कर पा रहा है वो खुद जानता है। वैदिक जी ने मध्यम मार्ग बताया, वो तो खैर बहुत अच्छा है, वैदिक जी मध्यम मार्गी हैं ही वैसे भी, पर उनकी एक बात बहुत अच्छी है, उन्होंने जो बात कही और मैं उसकी तारीफ करता हूं जी। भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहिए, सरकार को, कि हमसे, भारतीय जनता पार्टी तो पहली बात तो ये कह रही है कि हमसे कोई गलती नहीं हुई है जी। हिमांशु द्विवेदी कह रहे हैं, बार बार सरकार के मुंह में डाल रहे हैं कि सरकार कह रही है कि उससे गलती हुई है। जी। सरकार ने नहीं कहा हमसे कोई गलती हुई, कहेगी भी नहीं, किसी भी सरकार को नहीं कहना चाहिए जी। सरकार को केवल एक काम करना चाहिए, कहना चाहिए कि वैदिक जी ने भी कहा जी। कृषि राज्य का विषय है, हम तीनों कानूनों को राज्य सरकारों को छूट देते हैं कि वे अपने यहां लागू करें। जी। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां इन कानूनों को सबसे पहले लागू कर दिया जाए और उनके अनुभवों के आधार पर पूरे देश में लागू कर दीजिए। आप, कौन मना कर रहा है? पंजाब का किसान बिल्कुल विरोध नहीं करेगा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह लागू कर रहे हैं, नीतीश कुमार लागू कर दें, योगी जी लागू कर दें उत्तर प्रदेश में। आप गन्ने पर एमएसपी देना चाहते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश का मामला है, 80 सीटों का मामला है, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश आपके साथ है, गन्ना बेल्ट आपके साथ है, महाराष्ट्र का गन्ना उत्पन्न जाएंगी। यस, और शक्कर का उत्पादन ज्यादा है, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि एमएसपी हम दे रहे हैं। आप ही कह रहे हैं कि शक्कर इतनी ज्यादा हो गई, गलत हो गया।
तो ये मामला बहुत आसान है हिमांशु जी। एमएसपी का गणित सबको पता, पूरे देश को पता। एमएसपी का गणित तो 100 साल से ज्यादा हुए महात्मा गांधी ने हिंदू स्वराज में लिखा था कि इस देश को कैसी अर्थव्यवस्था चाहिए। अब आपको अगर अर्थव्यवस्था का मॉडल विदेशी रखना है और काम देसी लोगों से लेना है तो बहुत दिक्कत का काम है। तो बहुत दिक्कत का काम है। श्रवण जी ने काफी सारी समीक्षाएं कर दी है, लेकिन उन्होंने एक समाधान दिया है, जब इतने अच्छा कानून है तो भाजपा शासित राज्यों में लागू करके पूरे देश के लिए रोल मॉडल बनी है, बाकी देश को बख्श दीजिए। किसानों के संदर्भ में शायद कोई समाधान निकल जाए। लेकिन मैं एनके सिंह जी आपके पास में वापस आ रहा हूं और अब हमें समाधान तक पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि मेरे पास आखिरी का कुछ समय ही बचा है। आज वार्ता में पहली बार स्पष्ट गतिरोध दिखा है। आज जब बाहर निकले हैं, एक कटुता के साथ दोनों पक्ष बाहर निकले हैं। दोनों के चेहरे पे खिन्नता, दोनों के बयानों में उग्रता साफ दिख रही थी। इसकी रोशनी में आपका पत्रकार बन भविष्य के संदर्भ में क्या देख पा रहा है? हिमांशु, ये मेरा बड़ा प्रिय विषय है। मैं ये कह सकता हूं कि पहले दिन जब ये लोग आए थे, उसी दिन हमने कहा था ये रिजॉल्व नहीं होगा प्रॉब्लम, डिस्टेंस काफी है, मिडवे कोई है नहीं। क्योंकि जैसे ही आपने एमएसपी को कानूनी अधिकार की बात कही तो सरकार की दहशत ये है कि ये 7.5 लाख करोड़ 17 लाख करोड़ का हम करेंगे क्या जी? पहला ये दिक्कत है। दूसरा, एमएसपी पे उन्होंने ये भी कहा है कि P2 फॉर्मूले से लागू करे। स्वामीनाथन का जो नाम लिया जाता है वो मेरे ख्याल से पूर्ण जानकारी नहीं होने से जी लोग मानते हैं कि स्वामीनाथन का पूरा दे दिया गया है। दरअसल स्वामीनाथन ने जो फ्रेज यूज किया था वो था वेटेड एवरेज कॉस्ट, ये उन्होंने कहा था, जिसका मतलब होता है कि उसके सारे कॉस्ट, जैसे कि अगर वो किराए पे खेती कर रहा है, बटाई पे कर रहा है, तो वो कॉस्ट भी शामिल किया जाए। अगर किसान खुद कर रहा है तो जमीन के कीमत का इंटरेस्ट भी शामिल किया जाए। अगर वो दे देते हैं तो आज गेहूं हमारा 2400 रुपए एमएसपी होगा, जो इस समय 1975 है, 1950 है। ये 2400 रुपए होगा, लेकिन सरकार क्यों नहीं मान रही है? सिर्फ इस डर से इससे प्राइजेस ऊपर आ जाएंगे तो महंगाई बढ़ेगी, हम अनपॉपुलर हो जाएंगे। ये दिक्कत उसकी है। मोदी जी का आपने कहा कि साहब बहुत ज्यादा अच्छा नम्र है। मुझे काकेल का वो भाषण याद है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाइयों बहनों, अगर विदेशी पूंजी आ गई, जो ये बदमाश लोग लेके गए हैं, तो हर आदमी के जेब में 15 लाख करोड़ आ जाएंगे। उस समय जो पॉवर्टी परसेंटेज था, मैंने उसको नापा, देखा 22 करोड़ था। अगर 15 लाख में 22 करोड़ का गुणा कीजिए तो भारत के उस समय के बजट के 65 साल के बजट के बराबर का होता है। जरा सोचिए, 7वें का बच्चा भी ये गणित जानता है। तो जब मंच पे रहते हैं तो बोलना कुछ अलग होता है, और सत्य में जब आते हैं, सत्ता में, तो वो अहंकार में परिवर्तित होकर कुछ और बन जाता है। एक ब्लंडर हुआ है, एक ब्लंडर हुआ है, ये एनके सिंह जी का मानना है। लेकिन मैं बातचीत को निष्कर्ष पर पहुंचाना चाहता हूं, और वेद प्रताप वैदिक जी जो पिछले 6 दशक से इस देश की राजनीति को और दुनिया की राजनीति को देख रहे हैं, उनसे केवल निष्कर्ष चाहिए, एक संक्षिप्त टिप्पणी वैदिक जी, कि इस मसले का कोई समाधान आप देख पा रहे हैं, या कुल मिला के दोनों पक्षों की ताकत देखने के लिए अभी देश को और इंतजार करना है? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं एमएसपी को कानून बनाना ठीक नहीं समझता हूं जी। एमएसपी अगर कानून बन जाएगी तो कम दाम पर खरीदने वाला तो गिरफ्तार होगा ही, बेचने वाला भी गिरफ्तार होगा जी। किसान के अंदर जाएगा और व्यापारी भी अंदर जाएगा जी। उसको एक आदर्श बनाना चाहिए। और ये सिंह साहब ने जो कहा, मैं उनसे सहमत हूं कि किसानों को उनकी उपज के दाम ज्यादा मिलने चाहिए। थोड़ा सा महंगा हो जाए अनाज और खाने पीने की चीजें तो कोई इतना बड़ा आसमान नहीं टूट रहा है। और सरकार को चाहिए कि वो किसानों को और ज्यादा मदद करे। दुनिया के अन्य देशों में कितनी ज्यादा हमारे किसानों को जितनी मदद सरकार करती है, उससे 4-4, 6-6 गुना, 10-10 गुना ज्यादा मदद मिलती है दूसरे देशों में। एक बात। और दूसरी बात ये कि सरकार अब झुक गई है काफी
और मैं समझता हूं कि किसानों को भी अहंकार ग्रस्त नहीं होना चाहिए, संसद का सम्मान करना चाहिए, चाहे संसद ने कितना ही गलत कानून पास किया हो, और सरकार का भी सम्मान करना चाहिए। आखिर में हमारी चुनी हुई सरकार है कि अपनी गलती उसने मंजूर की है, साफ साफ नहीं बोल रही है, लेकिन घुमा फिरा की गलती मंजूर की है। किसानों को ये स्वीकार करना चाहिए, और इस समय उनका अड़ना, जबरदस्ती करना मुझे वो ठीक नहीं लगता है। उससे क्या होगा कि किसानों के प्रति जो सहानुभूति जिन लोगों के दिल में है, वो सहानुभूति भी खत्म हो जाएगी, और अगर हिंसा हुई तो वो भारत के किसानों के लिए और भारत की सरकार के लिए और भारत की जनता के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण काम होगा। मैं चाहता हूं कि गणतंत्र गणतंत्र रहे, गणतंत्र न बन जाए। गणतंत्र गणतंत्र ना बन जाए, इस चिंता के साथ हम अपने निष्कर्ष में पहुंचे। तो बात कुल मिलाकर इतनी है कि हमारे बीच में जो पैनल है वो दो राय के साथ में है। श्रवण गर्ग जी स्पष्ट तौर पर मानते हैं कि इस संदर्भ में दोनों पक्ष अपना अपना इकबाल दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर सरकार अपनी दमदारी दिखाए, जिन नीतियों पर है तो दमदारी से कहे कि वो इन तीनों कानूनों को वापस नहीं लेगी, एमएसपी बंद करेगी, और अब जिसको जो करना है वो अपना कर ले। हम इस नीति के साथ है क्योंकि उसकी नीति यही है। प्रदीप सिंह जी और वैदिक जी थोड़े से मध्य मार्गी रुख को रखते हैं। हालांकि प्रदीप सिंह जी का मानना यह है कि कुल मिलाकर एक संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत व्यवहार होना चाहिए, एक अराजक तत्व के तौर पर हमें इस देश को चलते हुए नहीं देखना चाहिए। मध्य मार्गी रास्ता तो जैसा कि श्रवण जी ने भी कहा कि वैदिक जी हमेशा मध्य मार्ग के पक्षधर रहते हैं, उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा अब किसानों को भी सुलझाना चाहिए, समझना चाहिए, थोड़ी सी नरमी ले आए। सरकार इतनी नरम करा चुके हैं, थोड़े किसान नरम हो जाएंगे तो बिगड़ नहीं जाएगा। एनके सिंह जी थोड़ा विषय की जटिलताओं के बीच में रहे। उनका मानना रहा कि देश के हालात के मद्देनजर एमएसपी को लेकर गारंटी का कानून संभव ही नहीं है, क्योंकि देश के हालात इसकी याद नहीं देते हैं। इन सारी रोशनी के बीच में आखिरी बात केवल इतनी है कि अगर समाधान संवाद के साथ निकलना है तो उसके लिए किसानों को अपने रुख में नरमी तो लानी होगी, अन्यथा देश को एक लंबे टकराव के लिए तैयार रहना चाहिए। अब तक का रवैया ऐसी कोई उम्मीद जगाता नहीं जो किसान संगठनों का रुख है कि हम किसी नरमी की अपेक्षा कर पाए। देखें हमारी अपेक्षा कब टूटती है और देश के हित में कब समाधान की किरण फूटती है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर कहता है कि कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन। कि कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, फिर इसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। निदा फाजली ने जो लिखा है इसके संदर्भ में यह शेर सरकार और किसान दोनों पर मुफीद है। देखें मुकद्दर किसके साथ आता है। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए सादा प्रणाम।